अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम अकाउंटिंग का एक सवाल डिस्कस करेंगे। ये सवाल स्प्रिंग 2026 के पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका टॉपिक है IAS 36 यानी कि इम्पेयरमेंट। ठीक है जी। इम्पेयरमेंट का जो IAS है उससे रेलेवेंट ये सवाल है। सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान है। सवाल कहता है केरोसिन लिमिटेड KL acquired a plant on 1st of January 2022 for 1262 million। ये इस प्लांट की हो गई कॉस्ट। ठीक है। KL applies the cost model for subsequent measurement and depreciates the plant on a straight line basis over its estimated useful life of 7 years. The plant has a residual value of 100 million। यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है। अगर लेट्स से 1 साल की मैं डेप्रिसिएशन निकालूं तो 1262 कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। 1 साल की जो डेप्रिसिएशन बनेगी 1262 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 7 वो 166 बनती है। 1 जनवरी 2022 को हमने ये प्लांट एंड मशीनरी जो भी इक्विपमेंट वगैरह वो खरीदा। एट 31 December 2023 द प्लांट वॉज टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एंड एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ ₹90 million वॉज रिकॉग्नाइज्ड। 1 जनवरी 2022 को ये प्लांट खरीदा, 2022 का पूरा साल चलाया, 2023 का पूरा साल चलाया और 2023 वाले साल में 90 मिलियन की इम्पेयरमेंट बुक करी। इम्पेयरमेंट की वजह से एसेट की वैल्यू में कमी आती है। अब इसके बाद का जो डेटा है वो 31 दिसंबर 2025 का है, तो यहां तक की पहले वर्किंग कर लेते हैं। देखिए हमने एसेट 1262 का खरीदा, पहले साल 166 की डेप्रिसिएशन लगी, तो 2022 के आखिर में 1096 की वैल्यू होगी, नेटबुक वैल्यू। फिर 2023 शुरू हुआ और 2023 की भी डेप्रिसिएशन 166 होगी, तो 1096 माइनस 166 930। और फिर 90 की इम्पेयरमेंट, 90 की इम्पेयरमेंट का मतलब यह है कि 930 माइनस 90, ये एसेट 840 पर आ गया। ये इसकी कैरिंग अमाउंट हो गई। ठीक है। कॉस्ट में से पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करी, 2022 खत्म। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन माइनस करी, 2023 खत्म। और दूसरे साल के आखिर में 90 की इम्पेयरमेंट भी हुई है, तो इस एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो 840 होगी। थोड़ा सा मैंने सवाल डायरेक्टली किया है क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अब आप लोगों के पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और आराम से आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। At 31st December 2025, the plan was tested for impairment again and the following estimates were made। यानी कि दोबारा से इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हुई और ये बुलेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बातें इस इम्पेयरमेंट के हवाले से लिखी हुई हैं। सवाल कहते हैं कंप्यूटिंग इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी इन द वैल्यू ऑफ द प्लान टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31st December 2025 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। अब ये 31 दिसंबर 2023 की कैरिंग अमाउंट है 840 की। हुआ क्या होगा, 2024 का साल गुजरा होगा, उसकी डेप्रिसिएशन, 2025 का साल गुजरा, उसकी डेप्रिसिएशन, और फिर 2025 के आखिर में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करी जिसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंपेयरमेंट के लिए क्या ढूंढना होता है, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, हायर ऑफ। हायर ऑफ क्या, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। ठीक है जी। अब हम कुछ चीजें यहां पर देख लेते हैं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 कहता है इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट फॉर द ईयर 2026 are estimated at 320 million. These inflows are expected to decrease by 5% in each subsequent year due to declining demand. इनफ्लो 320 मिलियन 2026 में होगा और ये 5% से डिक्रीज होता रहेगा हर साल क्योंकि डिमांड कम हो रही है। अच्छा अब देखिए, एसेट मैंने 2022 में खरीदा था और उसकी जिंदगी 7 साल थी, तो 2022 जब गुजरा, 2023 जब गुजरा, 2 साल जिंदगी पूरी हो गई। 2024 गुजरा, तीसरा साल खत्म हो गया। 2025 अगर गुजर गया, चौथा साल खत्म हो गया। तो अगर 2026 की ये वैल्यू दी हुई है 320 की, अब जिंदगी के साल कितने साल बाकी हैं, 22 23 24 25 गुजर गया,
31 दिसंबर 25 वाले दिन मैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो 2026, 2027 और 2028 3 साल बच गए। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, हमने एसेट खरीदा था 1 जनवरी 2022 को, 22 गुजरा, 23 गुजरा, 24 गुजरा, 25 गुजरा, 4 साल हो गए, टोटल 7 साल थे। तो अब 26, 27 और 28 3 साल बच गए। 2026 का बुलेट नंबर 1 के हिसाब से कैश इनफ्लो जो होगा वो 320 होगा, और ये 5% से कम हो रहा होगा। 320 को मैं 0.95 से मल्टीप्लाई करता हूँ 304, और फिर 304 को मैं 0.95 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 288.8। ये साल 2026, 27 और 28, यानी कि जिस दिन मैं इंपेयरमेंट कर रहा हूँ उसके बाद जो एसेट की जिंदगी बच गई है उसके इनफ्लोज हैं। आउटफ्लोज रिलेटिंग टू ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर द ईयर 2026 estimated at rupees 160 million. Despite the decline in demand, these outflows are expected to increase by 10% in each subsequent year due to inflation and increased wear and tear of the plant. तो ये 2026 के हो गए, फिर 160 को मल्टीप्लाई कर दें 1.1 से, ये 2027 के हो गए। 176 को मल्टीप्लाई कर दें 1.1 से, 193.6 2028 वाले साल के हो गए। ठीक है जी, मैं रफ वर्किंग कर रहा हूँ अभी, जो जो मुझे समझ आता जा रहा है फिर हम इसको देख लेंगे। Point number 3, the loan obtained by KL for the acquisition of the plant is repayable at the end of year 2028, amounting to rupees 465 million, together with cumulative interest on from 1st January to 31st December at the rate of 15%. अच्छा, फाइनेंसिंग से रेलेवेंट जो कैश फ्लोज हैं वो जब हम वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर रहे होंगे, बेसिकली वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने के लिए हमें फ्यूचर के कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर कर फ्यूचर के कैश फ्लोज को ड्राफ्ट कर कर उनको डिस्काउंट करना है। तो IAS 36 में एक स्पेसिफिक पैराग्राफ है जो बोलता है कि फाइनेंसिंग के जो कैश फ्लोज हैं उनको आप नहीं लोगे। केल्स नेट प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एट ए रेट ऑफ 30%। हम टैक्स की भी जो वैल्यूज होती हैं उसको कंसिडर नहीं करते। द प्लांट्स एस्टिमेटेड नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ आर रुपीज 100 मिलियन। जब ये प्लांट अपनी जिंदगी के आखिर में बिकेगा तो 100 मिलियन का बिकेगा, तो ये कैश इनफ्लो है। The pre-tax and post-tax discount rates are 12 and 9.6% per annum respectively. IAS 36 ये कहता है कि आप pre-tax cash flows ड्राफ्ट करोगे और pre-tax discount rate को यूज करोगे तो 9.6% को हम इग्नोर कर रहे होंगे, ये यूज नहीं करेंगे, बल्कि 12% को यूज किया जाएगा। An offer has been received to buy the plant immediately for rupees 350 million। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। बोलते हैं कि हमारे पास एक ऑफर है कि हम इस प्लांट को इमीडिएटली 3.5 मिलियन में बेच दें। हाउएवर KL हैज टू इंकर द फॉलोइंग कॉस्ट टू डिस्पोजल। नंबर 1, ब्रोकर्स कमीशन, 8 मिलियन का ब्रोकर का कमीशन देना पड़ेगा। नंबर 2, स्टैम्प ड्यूटी एंड ट्रांसफर टैक्सेस 6 मिलियन के कुछ टैक्सेस होंगे जो मुझे देने पड़ेंगे जब मैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता हूँ, तो वो देने पड़ते हैं। लॉसेस फ्रॉम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिमेनिंग एसेट्स 25 मिलियन। जब ये प्लांट नहीं चलेगा तो उसकी वजह से हो सकता है कि फैक्ट्री में दूसरे प्लांट्स भी जो है वो अंडर यूटिलाइज हो रहे हो, फुल कैपेसिटी भी ना चल रहे हो, और उसकी वजह से जो मुझे नुकसान होगा वो 25 मिलियन होगा। IAS 36 ये कहते हैं कि इम्पेयरमेंट के वक्त जो आप कैश फ्लोज को कंसिडर करोगे वो डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होने चाहिए, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। यानी कि मेरी जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वो 350 में से अगर मैं 8 और 6 को माइनस कर देता हूँ 336 है। ठीक है जी, अब ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ गो थ्रू करी। करना क्या है भाई, एसेट हमने 2022 में खरीदा, 2022 की डिप्रिसिएशन आ गई, 2022 गुजरा, ये कैरिंग अमाउंट आई, 2023 गुजरा, ये कैरिंग अमाउंट आई, 2023 में 90 की इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट बुक करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और नॉन करंट एसेट क्रेडिट, तो मजीद कैरिंग अमाउंट कम होकर 840 पर आ गई। ये हम 31 दिसंबर 2023 पर है। अब क्या होगा, अब 840 जो है ना 31 दिसंबर 2023 की वैल्यू है, 2024 2025 2 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस होगी, उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। रिकवरेबल अमाउंट में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की हमने वर्किंग कर ली है। वैल्यू न्यूज़ की वर्किंग कैसे करेंगे, वैल्यू न्यूज़ की वर्किंग करने के लिए इनफ्लोज में से आउटफ्लोज को माइनस कर कर और उसको 12% के रेट पर डिस्काउंट करेंगे। ये मैंने आपको पूरा सवाल समझा दिया, इसको मजीद एक बार आप या दो बार आप रीड कर लें, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आप कैसे इसको सॉल्व कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज कर सवाल को अच्छे से देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है। पहले हम वर्किंग नंबर 1 समझ लेते हैं। 1262 का हमने एसेट खरीदा, पहले 2 सालों की डेप्रिसिएशन 332। अच्छा, मैंने जो है अलग अलग करी, 166 और 166 यहाँ पे कंबाइन हुई है, 930 पर हम भी आए।
90 उसमें से माइनस किया, जो इम्पेयरमेंट थी हमारी 2023 में जो हुई, 840 पर हम भी आ गए। अब 2024 और 2025 की डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी? कैरिंग अमाउंट जो है माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब 2 साल गुजर चुके हैं तो 5 साल रह गए, यानी कि 1 साल की डेप्रिसिएशन 840 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5 148 बनती है। 2 सालों की डेप्रिसिएशन आपने लगाई जो कि 296 बनती है। 148 इंटू टू भी आप कर सकते थे। 148 इंटू टू अगर मैं करूंगा तो 296 बनता है। ये क्या है? ये इस एसेट की कैरिंग अमाउंट है 31 दिसंबर 2026 वाले दिन, जब नई इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है। तो ये वर्किंग नंबर 1 थी, इससे आपके पास कैरिंग अमाउंट आ गई। अब इंपेयरमेंट कैसे होती है? आप रिकवरेबल अमाउंट देखते हो। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? हायर ऑफ दीज टू। अच्छा, फॉर्मेटिंग आप यही वाली यूज करिएगा, आईकेप के क्वेश्चन और आंसर को 2-4 बार पढ़कर और फिर इस फॉर्मेटिंग पर आइएगा। अब वैल्यू इन यूज की वर्किंग करते हैं। 320, 304 और 288.8 हमने भी कैलकुलेट कर लिया, ये रहा। और 160, 176 और 193.6 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये रहा। डिस्पोजल वैल्यू आपका कैश इनफ्लो होता है, वो भी मैंने आपको बताया। ये नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो आ गए, जो कि 12% के रेट के हिसाब से डिस्काउंट हो रहे हैं। 12% के रेट के हिसाब से डिस्काउंट पे ये क्या आया? ये 383.8 जो है वो वैल्यू इन यूज है, ठीक है। और हमने भी जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वो 336 ही कैलकुलेट करिए। इन दोनों में से हायर 383.8 है। इसको कंपेयर किया कैरिंग अमाउंट से तो 160.2 की इम्पेयरमेंट हो रही है। बड़ा आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स गेनिंग सवाल, जो बिल्कुल ही आपने प्लेट पे रखे आके आपने दिया हुआ था कि भाई चलो इसमें मार्क्स ले लो। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा, पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ। पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज यूज़ नहीं करना है। फाइनेंसिंग से रिलेवेंट कैश फ्लोज हो उनको इंक्लूड नहीं कर देना है। और बाकी जो डायरेक्टली रिलेटेड आपके पास इनफ्लो आउटफ्लोज हैं उनकी बेसिस पर ये वर्किंग होती है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल जब कैलकुलेट किया तो हमने ये लॉसेस फ्रॉम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिमेनिंग एसेट्स को इग्नोर किया। प्रिंसिपल वही सेम रहेगा, रिकवरेबल अमाउंट जो होगी इन दोनों में से हायर होगी, जैसे कि इम्पेयरमेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, और उसको हम कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे। बहुत आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था और 8 मार्क्स, यकीन माने मुफ्त 8 मार्क्स थे। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।